हो गया। वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज क्लास में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में लास्ट डे हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय पढ़ा था, उसमें बहुत कुछ छूट गया था, बहुत कम चीज उसकी चर्चा हो पाई थी। नेक्स्ट उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। राष्ट्रीय आय को देखते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का लेखांकन किनके द्वारा किया गया है। साइमन कुजनेट्स जो थे, ये अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा राष्ट्रीय आय लेखांकन सर्वप्रथम किया गया था। इसलिए साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। इनको तथा इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। साइमन कुजनेट्स पूछता है, साइमन कुजनेट्स क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कुजनेट्स किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं। तो यह एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय किसी भी संस्था हो, देश हो, उसके राष्ट्रीय आय को लिखने की जो पद्धति प्रारंभ की साइमन कुजनेट्स के द्वारा प्रारंभ किया गया, और इसे तो इनको आपको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो कैसे होती है। राष्ट्रीय आय की लागत कहते हैं इसको। देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में जो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था इसलिए कि कोई जरूरी अर्थव्यवस्था हम इसलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई भी देश की ही संपूर्ण जो आय है उसी को हम या उसी को अर्थव्यवस्था कहेंगे। किसी एक कंपनी है, किसी एक परिवार है, उसका भी एक निश्चित पीरियड में जो आय और व्यय होता है उसका लेखांकन जो होता है वो उसका उस परिवार का। ऐसे हम राष्ट्रीय आय एक राष्ट्र से जोड़ देते हैं तो कहते हैं राष्ट्रीय आय। यदि एक परिवार का होगा तो पारिवारिक आय हो जाएगा। एक निश्चित पीरियड में कितना आय हुआ है, कितना व्यय हुआ है, उसका यदि लेखांकन करें, उसका यदि हम लेखा जोखा तैयार रखें तो उसको परिवार का आय जो है सो पारिवारिक आय लेखांकन कहेंगे। यही यदि इसमें हम एक देश को शामिल कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की लागत जो होती है इसको हम कहते हैं किसी अर्थव्यवस्था की आय, यानी किसी अर्थव्यवस्था की आय, किसी अर्थव्यवस्था की आय जो होती है यानी उसकी कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य। कुल उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य की गणना यह जो होती है, कोई भी अर्थव्यवस्था है वो या तो कोई वस्तु उत्पादित करेगा और उस वस्तु के उत्पादन में बहुत सारी सेवा उसमें लगा हुआ होगा, बहुत सारे लोग लगे हुए होंगे, मजदूर लगे हुए होंगे, स्टाफ लगे हुए होंगे,
तो इन दोनों के सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य जो है, उस मूल्य की गणना जो होती है या तो साधन लागत पर की जाती है या फिर बाजार लागत पर की जाती है। इसकी गणना जो है या तो साधन लागत या बाजार मूल्य पर की जाती है। कहने का यह मतलब है कि राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो दो आधार पर होती है। एक या तो साधन लागत जो है, साधन लागत या बाजार मूल्य। साधन लागत कहने का मतलब यदि हम कोई वस्तु उत्पादित कर रहे हैं तो उसमें जितने फैक्टर्स लगेंगे, जितने उसका कच्चा माल होगा, सेवा होगा, जो जो चीज उसमें लगेंगे, उसको हम उसका साधन लागत कहते हैं। और दूसरा, उससे उत्पादित वस्तु को यदि हम बाजार में बेचेंगे तो जो राशि प्राप्त होगी उसको बाजार, या उसका जो दाम होगा उसको बाजार मूल्य कहते हैं। तो हम राष्ट्रीय आय को दो तरह से उसको निरूपित कर सकते हैं। एक कि हम कितनी वस्तुएं खरीद कर लाए हैं, उस पर कितना कितना सामान, कितना कितना हमको कॉस्ट प्राइस लगा है, कितना उसको सेवा, उसमें सेवा का मूल्य जुड़ा है इस पर, और दूसरा उसके बाजार मूल्य पर। तो हम देखते हैं दोनों को जब अलग अलग परिभाषित करते हैं तो क्या होता है। जैसे साधन लागत पर यदि हम करते हैं तो यह मूलतः निवेश की गई लागत है। साधन लागत कहते हैं, साधन लागत को कहते हैं आपको फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत इसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। यह जो है साधन लागत निवेश की गई लागत है। यह निवेश की गई, किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की गई लागत है। किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की गई लागत है, अर्थात वस्तु उत्पादन में प्रयुक्त साधन एवं सेवाओं का कुल मूल्य है। यानी साधन लागत कहते हैं कोई भी वस्तु, कोई भी अर्थव्यवस्था तभी होगा जब कंपनी या परिवार, कोई कंपनी प्रारंभ हो रही है तो कंपनी में निवेश की गई कुल लागत को ही साधन लागत कहते हैं। तो कंपनी का निवेश क्या होगा? कंपनी का निवेश होगा, कोई भी उत्पाद यदि बन रहा है तो उसके उत्पाद का जो फैक्टर कॉस्ट होगा, जो सामान खरीद के लाएंगे उत्पादन के लिए, वो उत्पादन, और साथ ही सेवा का मतलब यहाँ होता है उसमें लगे स्टाफ, उसमें लगे मजदूर, इन दोनों का कुल मूल्य जो होगा वही आपका साधन लागत कहलाएगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना एक तो साधन लागत पर होती है, दूसरा हम आते हैं तो दूसरा है बाजार मूल्य। इसमें इसका उदाहरण होगा पूंजी की लागत, ब्याज, ये सब। जैसे इसमें साधन लागत में क्या क्या आएंगे, जैसे उत्पादन हेतु पूंजी, साथ साथ यदि हम ये ब्याज पर लिए हैं तो इंटरेस्ट जो होगा वो इंटरेस्ट भी इसमें कैलकुलेट होगा। इसके अलावे मजदूरी, इसके अलावे किराया, ये सब के सब जुड़ करके साधन लागत प्राप्त होता है। नेक्स्ट आएंगे बाजार मूल्य। बाजार मूल्य हम देखते हैं एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय विक्रेता को अदा की गई राशि को बाजार लागत कहते हैं। बाजार लागत कहते हैं मार्केट प्राइस, एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय
मार्केट प्राइस कहते हैं। एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु को खरीदते समय, एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवाओं को खरीदते समय विक्रेता को अदा की गई राशि को बाजार लागत कहते हैं। यानी कोई उत्पादित वस्तु को जब खरीदते हैं और खरीदते समय जितनी राशि हम कॉस्ट किसी को देते हैं, जिससे खरीद रहे हैं, तो उसी लागत को हम बाजार लागत कहते हैं। बाजार लागत जो होता है वस्तु एवं सेवाओं के साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर। बाजार लागत जिस समय हम ये काउंट करते हैं, पहले तो साधन लागत देखते हैं। साधन लागत में क्या क्या रहता है? अप्रत्यक्ष कर को उसमें क्या किया जाता है? शामिल नहीं किया जाता है। साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर को शामिल नहीं किया जाता है। एक पॉइंट यहीं पर जोड़ लेंगे। साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर को शामिल नहीं किया जाता है। जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को शामिल कर लिया जाता है। अनुदान शामिल रहता है। देखिए ये पूछता है कि साधन लागत जो है उसमें अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं? जैसे बिक्री कर लेती है सरकार, कोई भी वस्तु कंपनी में बनती है, उस पर क्या लगता है? जीएसटी लगता है। तो जीएसटी जो है, जीएसटी कहां से मिलती है? आखिर लेता वो है जो खरीदता है उससे, लेकिन वह देती कंपनी है। तो यह कंपनी जितना उत्पाद वो तैयार किया वो कंपनी से एक मुश्त वहां से ले ली जाती है, लेकिन वह राशि आता कहां से? उपभोक्ता से है। तो वह कर जो डायरेक्ट उपभोक्ता पर नहीं लगता हो उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो साधन लागत कोई भी कंपनी जो सामान तैयार करती है, सामान तैयार करते समय उस पर जो जीएसटी लगता है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और वह अप्रत्यक्ष कर डायरेक्ट जो है सो उससे ले तो लिया जाता है कंपनी से, लेकिन कंपनी अदा आखिर फाइनली वो कौन करता है? वो जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता उसको अदा करता है। तो इस प्रकार इसमें साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर पूछता ये है क्वेश्चन इसमें कि साधन लागत में क्या अप्रत्यक्ष कर क्या उसमें शामिल होते हैं? तो नहीं होते हैं। साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं। जबकि सरकार यदि कोई वस्तु जैसे कृषि उत्पाद कोई बनाता है तो सरकार उसको अपने तरफ से क्या करती है? सब्सिडी देती है। तो यदि सरकार से प्राप्त सब्सिडी है जिसको अनुदान कहते हैं, वह उसमें जुड़ा हुआ रहता है साधन लागत में। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं रहता है जबकि अनुदान शामिल रहता है। उसी तरह बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है।
बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर शामिल किया जाता है। तथा सरकार से प्राप्त अनुदान को घटा लिया जाता है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता यहीं से है। इसका डेफिनेशन जनरली नहीं पूछता है, पूछता क्वेश्चन यहीं से है कि बताइए राष्ट्रीय आय की गणना यदि साधन लागत पर की गई है तो क्या उसमें प्रत्यक्ष कर शामिल है, अप्रत्यक्ष कर शामिल है, क्या कहते हैं सरकार से प्राप्त सब्सिडी शामिल है। तो ये आपको याद रखना है कि यदि साधन लागत पूछ रहा है तो उसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होगा। लेकिन यदि उसमें हमसे पूछ क्या रहा है, यदि हमसे अनुदान पूछ रहा है तो अनुदान उसमें शामिल होगा।